सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह दोस्तों, 23 जुलाई की तारीख हो चुकी है। शुरू करेंगे बम्पर से करंट अफेयर। सबसे पहले पिछले कल यानी कि 22 जुलाई का करंट अफेयर करेंगे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में, और फिर हम आज के करंट अफेयर करेंगे दोस्तों डिटेल में। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट से दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ की प्रॉब्लम। बेटा गगन सर रेलवे, मेरे को अभी भी बच्चे ना डेली मैसेज आते हैं कि सर आपका पंजाब वाला चैनल मिल जाता है। बेटा आप सर गगन सर करंट अफेयर क्यों लिख रहे हो? गगन सर रेलवे सर्च करो, मेरी गारंटी है यही मिलेगा। जब यूजर नेम है, यूजर नेम से अच्छे से आप क्या ढूंढ सकोगे? यूजर नेम से बेटर दोस्तों ढूंढने के लिए और क्या है? कुछ भी नहीं। तो भैया गगन सर रेलवेज, इसका ध्यान रखना प्लीज नेक्स्ट टाइम। चलिए कोशिश कीजिए, हर सवाल पर 4 से 5 सेकंड रुकेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कितने सदस्यीय दल भेजेगा? तो दोस्तों इस बार आज से 23 जुलाई से, भाई बताइए, 23 जुलाई से 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहा है। कहां पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। यहां पर 74 देशों के दोस्तों लोग आए हैं और 16 खेलों में भाग लेंगे, जिसमें से 10 खेल नॉर्मल लोगों के और 6 खेल डिसेबल्ड लोगों के होने वाले हैं। और इसमें दोस्तों भारत ने अपनी तरफ से 120 सदस्यों की टुकड़ी को भेजा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। फिर ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय तिरंगा लेकर कौन चलेगा? फ्लैग बियरर, अंग्रेजी में इसमें लिख दिया कि हु विल कैरी द इंडियन ट्राई कलर, इसको हम कह सकते हैं फ्लैग बियरर। ओपनिंग सेरेमनी में दोस्तों इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन होगा? चलिए, तो वो होगी वेट लिफ्टर मणिपुर से मीराबाई चानू। कौन होगी? वेट लिफ्टर मणिपुर से मीराबाई चानू। और बैटन लेकर कौन चलेगा? इसे कहा जाता है बैटन बियरर, जिसके ऊपर दोस्तों इंडिया, एक प्लेट होगी उसके अंदर इंडिया का नाम लिखा होगा उसके ऊपर। चलिए, बैटन बियरर कौन होगा? बैटन बियरर वो होगी असम की बॉक्सर लवलीना बोरगोहाइन। ध्यान रखेंगे, ये रही दोस्तों मीराबाई चानू, ये रही लवलीना बोरगोहाइन। ये झंडा लेकर चलेंगी, ये बैटन लेकर चलेंगी। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल के शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या है? इनके मैस्कॉट है एक यूनिकॉर्न। मैस्कॉट है वो एक यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न का दोस्तों इन्होंने नाम क्या रखा है? चलिए, मैस्कॉट एक यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न का नाम क्या रखा है? तो दोस्तों यूनिकॉर्न का नाम रखा है फिनी। क्या नाम रखा है? फिनी। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वीकृत डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों जापान की एक कंपनी है, कंपनी का नाम हो जाता है टकेडा। तो उन्होंने वैक्सीन निकाली है, उसको टाक 003 भी कहा जाता है। और लेकिन मार्केट में उसे किस नाम से जाना जाता है? क्यू डेंगा के नाम से। तो भैया डेन, इसके डेन DEN1, DEN2, 3, 4, 4 तरह के जो मच्छर के वायरस हैं डेंगू के, उनसे लड़ने के लिए दोस्तों कारगर है क्यू डेंगा, भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पुराने वाणिज्यिक वाहनों को BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए दिल्ली सरकार की योजना का नाम क्या है? मैंने कल बताया था कि ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का पुराना है, कि अगर आप अपनी पुरानी व्हीकल को, पुरानी गाड़ी को अगर आप स्क्रैप में देते हैं तो नई जब आप व्हीकल खेलेंगे तो आपको कुछ फायदे होंगे। तो बताइए भैया, दिल्ली सरकार ने वही स्कीम को लागू किया है। बताइए भैया क्या नाम है स्कीम का? तो दोस्तों स्कीम का नाम हो जाता है परिवर्तन स्कीम। आइए 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 नेक्स्ट, एक दशक में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मिनट, दरवाजा बंद कर दूं मैं। एक दशक में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री कौन बने? चलिए, तो कीर स्टारमर को रिप्लेस किया है दोस्तों एंडी बर्नहैम ने। बर्नहम जो आप कहना चाहें। तो जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति से ओथ दिलवाते हैं, इनके यहाँ पर राजा या रानी, तो इनके इस वक्त अभी राजा हैं किंग चार्ल्स द थर्ड ने दोस्तों ओथ दी। नेक्स्ट, गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली कौन सा राज्य देता है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में ही इस राज्य के मुख्यमंत्री बदले हैं। 2.5 साल एक रहे थे, 2.5 साल एक रहे हैं। पहले सिद्धारमैया रहे थे मुख्यमंत्री, और अब दोस्तों DK शिव कुमार है मुख्यमंत्री। राज्य है वो कर्नाटका। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नीति आयोग का पहला निवेश अनुकूलता सूचकांक किसने जारी किया? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्होंने स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया।
एक थी जो बड़ी स्टेट्स थी, दूसरी थी पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट, और तीसरी थी यूनियन टेरिटरीज वगैरह। 8 पैरामीटर्स पर दोस्तों इन्होंने आकलन किया था कि भैया किस स्टेट के अंदर, किस यूटी के अंदर निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना आसान है, कहां आसानी से रेगुलेशंस, लाइसेंस वगैरह मिल जाते हैं। तो ये जो निकाली है ये दोस्तों नीति आयोग ने निकाली है दोस्तों, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इसे टॉप किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बस। तो दोस्तों गुजरात ने इसे टॉप किया है। इसमें बड़े राज्यों में बॉटम पर रहा है बिहार। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड टॉप पर और लद्दाख सबसे नीचे। और यूनियन टेरिटरीज पर बात करें और बाकी स्टेट्स पर, पता नहीं गोवा का नाम इन्होंने यूनियन टेरिटरी में क्यों रखा है, बट ठीक है, गोवा सबसे ऊपर और लक्षद्वीप सबसे ऊपर। एक्चुअली वो कोशिश की गई है, इसको देख के पता लग रहा है कि इन्होंने गोवा को कहीं पर फर्स्ट रखना था, नहीं तो दोस्तों ये यहां पर रख सकते थे। बट चलिए आइए नेक्स्ट। भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन किस शहर में हुआ? अमित शाह साहब ने दोस्तों, अमित शाह साहब ने दोस्तों उद्घाटन किया भारत के पहले भाषा म्यूजियम का। म्यूजियम को हिंदी में कहा जाता है संग्रहालय, अजायब घर, है ऐसे ही कहा जाता है। चलिए, शब्दलोक का उद्घाटन दोस्तों अमित शाह साहब ने किया, भारत का पहला भाषा के ऊपर आधारित म्यूजियम। तो ये बना है दोस्तों कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में। कहां पर? कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के नए हेड, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के दोस्तों नए हेड कौन बने हैं? नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के नए हेड। चलिए, तो दोस्तों नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के नए हेड बने हैं जो तीसरे सिख हैं। दूसरा कोई शख्स है पंजाब से जो हेड बना है, उनका नाम हो जाता है हरजीत ग्रेवाल। इन्होंने रिप्लेस किया है इकबाल सिंह लालपुरा को। ये सभी करंट अफेयर पिछले कल हमने दोस्तों डिटेल में कर लिए हैं। अगर कोई बच्चा आज पहली बार क्लास लगा रहा है तो सोच रहा हो इतना तेज तेज क्यों चल रहे हो, ये हमारी क्लास का कंसेप्ट रहता है कि पहले हम कल के करंट अफेयर जो थ्योरी में किए थे आज उसे एमसीक्यू में करेंगे, और फिर आज के करंट अफेयर हम करेंगे थ्योरी में, जिसे कल की क्लास में पहले हम एमसीक्यू तौर पर करेंगे। इससे क्या रहता है, क्लास में ही रिवीजन हो जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का नया सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का नया सेक्रेटरी। चलिए, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का नए सेक्रेटरी बने हैं श्रीनिवास कुमार तुम्मला। तुम्मला। आई। लॉर्ड्स में भारत का पहला वनडे शतक बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 3 रिकॉर्ड तोड़े हैं। ओल्डेस्ट इंडियन के द्वारा शतक, ओल्डेस्ट 100 किसी इंडियन ने लगाया हो एक ये शतक, किसी भी देश के खिलाड़ी ने किसी दूसरे देश में जाकर सबसे ज्यादा शतक लगाए हो तो दोस्तों इंग्लैंड में लगाए हैं इन्होंने 8 शतक। इनके बाद सचिन तेंदुलकर ने यूएई में लगाए थे 7 शतक। और तीसरा, किसी भी भारतीय द्वारा पहला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शतक। ये 3 रिकॉर्ड बनाए हैं किसने? रोहित शर्मा ने बनाए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट। सचिन ने 38 साल में मारा था शतक, इन्होंने 39 में मार दिया। इन्होंने पहले बन गए लॉर्ड्स में मारने वाले, और इंग्लैंड में, मतलब कि अपना देश छोड़ के किसी और देश में सबसे ज्यादा शतक दोस्तों कोहली के भी नहीं है। नेक्स्ट, कोहली और रोहित भारत की पहली जोड़ी बने जिन्होंने साथ में कितने मैच खेले? तो दोस्तों पूरे इंडिया का आज तक इतिहास जितना भी रहा है, जितने भी खिलाड़ी खेले हैं, इनसे ज्यादा मैच इकट्ठे किसी ने भी नहीं खेले। चलिए, तो दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 400 मैच खेले हैं, और अब ये दुनिया में ऐसी 5वीं जोड़ी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 छठी जोड़ी बन चुके हैं दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा एक साथ मैच खेलने वाले। सबसे ज्यादा मैच श्रीलंका के कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने खेले थे, और बाप रे 550 मैच। वो तो ना पहुंच रहा, यहां तक हम फिर भी शायद 26 मैच, पता नहीं 26 मुश्किल है, यहां तक शायद, यहां भी मुश्किल ही है वैसे। हाँ पहुंच सकते हैं, तीसरे नंबर तक पहुंच सकते हैं शर्मा और कोहली, बाकी गौती भैया और गौती भैया ही नेक्स्ट बताएंगे। BWF जापान ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, जापान की अकाने यामागुची को हराकर जीता है। किसी भी इंडियन द्वारा पहली बार जापान ओपन जीता है, और जापान ओपन एक सुपर 750 टाइटल है, और ये किसी भी इंडियन द्वारा भी जीता गया
पहला सुपर 750 टाइटल रहा। कल मैंने बताया था आपको सुपर 750 के बारे में। तो इंडियन ने जीता है दोस्तों, पीवी सिंधु ने। अरे यामागुची तो हारी है, तुम कहां से जीत गई दीदी। तो पीवी सिंधु ने जीता है दोस्तों। जैसे मैंने बोला आपको 300, 500, 750, 1000, तो किसी भी इंडियन ने भी पहली बार कोई 750 खिताब जीता है। पश्चिम बंगाल में एकीकृत डेयरी परियोजना पर काम किस कंपनी ने शुरू किया दोस्तों? कलकत्ता में ही दोस्तों बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट लगाएंगे दोस्तों, दही बनेगा दुनिया का सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए, इंटीग्रेटेड डेयरी प्रोजेक्ट लग रहा है, दही लगाएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा दही बनेगा यहाँ पर। तो अमूल वालों ने बनाया है दोस्तों। जैसे बताया आपको, सबसे बड़े दही संयंत्र की मेजबानी करेगी दोस्तों, कहां पर? कोलकाता में ही दोस्तों बनेगा ये। नेक्स्ट, राजमार्ग यात्रा ऐप पर लोकल पास सुविधा का लाभ पात्र टोल प्लाजा से कितने किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासी उठा सकते हैं? कि अगर आप टोल बूथ के इतने किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं तो आप ये वाला पास ले लीजिए और फिर जितनी बार जाना है उतनी बार जाइए। चलिए, तो दोस्तों जवाब हो जाता है दोस्तों 20 किलोमीटर का दायरा। तो दोस्तों ये जो 11 मिनट हमने लगाए, ये हमने करी है पिछली कल की रिवीजन। इससे फायदा क्या हुआ कि जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उनकी एक रीडिंग हो गई, फिर से दिमाग में और अच्छे से बैठ गए। आप जाने अनजाने में आपको याद हो जाएंगी चीजें। आज बुधवार है, आज वीरवार है, परसों है शनिवार, यही चीज मैं कराऊंगा वीकली में। सोचो, एक बार थ्योरी, एक बार एमसीक्यू, फिर वीकली, कैसे याद नहीं होगा। तो क्लास बढ़िया लग रही है तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2 दक्षिणी नौसेना कमान कोची में शुरू हुआ। तो दोस्तों साउदर्न नेवल कमांड कोची के अंदर शुरू हुआ दोस्तों ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 26/2। तो क्या है ये, आइए पढ़ते हैं। तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 26/2 शुरू किया, एक मल्टी नेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन। यानी कि मल्टी नेशन मतलब कि देख सकते हैं आप, अलग अलग देशों की दोस्तों नेवीज यहां पर आई हुई हैं। तो ध्यान रखेंगे, साउदर्न रेडीनेस 2 ये किया है साउदर्न नेवल कमांड कोची पे। किसने किया है? हमारी नेवी ने किया है। तो इंडियन नेवी के साथ साथ है कोई कंबाइंड टास्क फोर्स 154 है और ये मिलकर कर रही है, इसको नहीं पढ़ना। 2026 का संस्करण एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा, क्योंकि ये पहली बार है कि ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस भारत में हो रहा है। तो बहुत बढ़िया चीज होगी ये। तो भैया ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस साउदर्न नेवल कमांड कोची में हो रहा है, हमारी इंडियन नेवी करवा रही है। और ये एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, यानी कि बाकी देशों की नेवीज ने भी यहाँ पर भाग लिया। और पहली बार है कि ये साउदर्न रेडीनेस 2 नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया में हो रही है। देखो इतना सा होता है करंट अफेयर, हम बस इसको, कौए को हम चील बना देते हैं, खत्म हो गया करंट अफेयर, इतना ही था। इससे क्या सवाल बन सकता है? क्या नाम था? ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2। कहां हुआ? कोची में। किसने करवाया? इंडियन नेवी ने। कहां पर? साउदर्न नेवल कमांड ने। कितनी बार हुआ भारत में? पहली बार। यही तो सवाल बनते हैं। बाकी कल देखना, बढ़िया एमसीक्यू करेंगे। आना जरूर कल, मजा तभी आएगा। आइए नेक्स्ट, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों भारत की पहली एआई बर्ड सेंचुरी भी आ रही है, बताइए। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बर्ड सेंचुरी आ रही है। आओ पढ़ो। तो भैया महाराष्ट्र भारत का, अच्छा फिर से बात करा दूं, बच्चे फिर से बोल रहे हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ा कीजिए। बेटा ये आप लोगों के लिए है, मतलब सॉरी, ये आप लोगों के लिए पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं हिंदी बोल रहा हूं ना, मैं अंग्रेजी पढ़ के इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल दूंगा, क्योंकि हिंदी में इन्होंने बहुत ही ज्यादा कुछ टिपिकल वर्ड हिंदी के कर लिए होते हैं जो आप, मैं, कोई भी नहीं इस्तेमाल करता रेगुलर भाषा में। तो क्लास में आई हो ना, भाई को सुनो बस, और जब पढ़ना हो पीडीएफ में आराम से पढ़ना, बिंदास। पीडीएफ चाहिए अगर अगर हिंदी में पढ़ना है तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा 1-2 घंटे में, आप जाकर टेलीग्राम से ले लीजिएगा। लेकिन क्लास में है ना भाई से पढ़ने, तो पढ़ो, भाई समझा रहा है आपको, है ना, भरोसा तो रखो। तो महाराष्ट्र दोस्तों भारत का पहला एआई से चलने वाला बर्ड सेंचुरी बना रहा है दोस्तों। कहां पर? ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, सेंचुरी को अभयारण्य कहते हैं, वहां पर बन रही है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है कि कैसे हम एआई का इस्तेमाल करके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्य जीव संरक्षण करते हैं। एआई से हम करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, इस पार्क को 45 करोड़ रुपए में लगेगा। यहां पर पहले बर्ड डिटेक्शन होगा, मतलब डिटेक्ट करेंगे बर्ड आया, और फिर उसकी निगरानी करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ध्यान देंगे एआई के बेस पर। और फिर इसका एम क्या है? अच्छा बस एम वही है, घूम फिर करके पक्षियों का संरक्षण करना, यानी कि पक्षियों को कंजर्व करना, कंजर्वेशन करना। तो इसको
जो ये सेंचुरी है क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, इसको एक सेंचुरी बनाया गया था 2015-16 में, और भारत की पहली फ्लेमिंगो सेंचुरी है। फ्लेमिंगो क्या होता है? ये वाला पक्षी। तो दोस्तों ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है जो, ये भारत की पहली एआई आधारित बर्ड सेंचुरी बनने वाली है। एआई आधारित बर्ड सेंचुरी बनने वाली है, बस यही है, इसमें तो और कुछ नहीं। नेक्स्ट, लो भैया, फ्रांस ने लॉ लाया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2027 से सोशल मीडिया बैन। बहुत हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कितनी बार पढ़े हैं बैन बैन में। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, यूके, कनाडा, इंडोनेशिया, अब फ्रांस। हर कोई बस, अब तो खबरें बननी बंद हो जानी चाहिए, बट फिर भी यार हर न्यूज वाला कवर करता, मैंने कहा मैं भी करवा दूं। पूछ सकते हैं कि फ्रांस कौन से साल से बैन कर रहा है, तो दोस्तों 2027 से बोला है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया बैन। आई फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून पारित किया और बोला कि जनवरी 27 से बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे। सोशल मीडिया में क्या कुछ आता है? सब आता है, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो नहीं आएगा। हाँ चलिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री तो आए हैं, आपको पता है, एंडी बर्नहम। इन्होंने अपने पहले मंत्री बनाए हैं एआई के। अब मेरे को लग रहा है इंडिया में भी बहुत ही जल्द कोई एआई का मंत्री आएगा, क्योंकि अब दुनिया में बनाने लगे हैं। एआई मंत्री नहीं है, उन्होंने एक विभाग ही खोल दिया एआई का। कनिष्क नारायण दोस्तों ब्रिटेन में एआई के पहले मंत्री बने दोस्तों, तो आप पढ़ते हैं। तो कनिष्क नारायण ने इतिहास रच दिया है, पहले मंत्री बने हैं एआई के यूके में, जो नया नया कैबिनेट बना है दोस्तों उनका। और इनका काम क्या है कि यूके की सरकार के लिए एआई के ऊपर पॉलिसी तैयार की जाए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए, और इसको हम गवर्नेंस में, यानी कि सरकार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्न करने के लिए। गवर्नेंस को हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी शासन। अरे बाप रे, देखा, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। तो भैया इसी महीने से टेक ओवर किया है, ऑब्वियसली हमको पता है। तो दोस्तों यूके में नए प्रधानमंत्री हैं एंडी बर्नहम, और इनके पहले एआई मंत्री बने हैं कनिष्क नारायण। नेक्स्ट, ये क्या है? बोलो हेलीकॉप्टर नहीं, ये है टैक्सी। ये है हेलीकॉप्टर टैक्सी कह लीजिए आप। तो भारत ने अपनी पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप ईवीटॉल का उद्घाटन किया, अनावरण किया, मतलब कि लॉन्च की, लोगों को दिखाया कि भैया ये है। तो भैया भारत ने आईआईटी मद्रास में बना हुआ एक स्टार्टअप, जिस कंपनी का नाम है द ई प्लेन कंपनी। आईआईटी मद्रास की कंपनी है द ई प्लेन कंपनी। तो इन्होंने ईवीटॉल बनाया है। ईवीटॉल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चलने वाली वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, बेसिकली एक हेलीकॉप्टर की तरह। वर्टिकल क्या ये होता है? हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो इलेक्ट्रिक से चलेगा, बिजली से, ऐसे उठ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। टैक्सी सेवा है दोस्तों। तो इन्होंने क्या बोला कि हम इसको शुरुआत में एम्बुलेंस सर्विस के रूप में शुरू करेंगे, क्योंकि जरूरत भी वही है भैया, है ना। एक जगह से आप दूसरी जगह आप जा सकते हो, ट्रेन में, बस में, टैक्सी में, लेकिन एम्बुलेंस में ज्यादा जरूरी है। तो बोला पहले ये करेंगे, फिर लोगों को भी देना शुरू कर देंगे कि हाँ भैया कर लो। और बड़े लेवल पर बोला कि हम 2028 से ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो भाई साहब फ्यूचर आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे। आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है एक द ई प्लेन कंपनी। इन्होंने ईवीटीओ बनाई है, मतलब कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और पहले बोला एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल कर, ठीक है। इतना ही सवाल बनेगा कि आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप है द ई प्लेन कंपनी, जिन्होंने भारत की दोस्तों पहली हवाई टैक्सी का प्रोटोटाइप तैयार किया है। प्रोटोटाइप मतलब अभी चालू नहीं हुआ है, अभी बस ट्रायल है। नेक्स्ट, तो भैया इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एक बिजली से चलने वाला उड़ान वाहन है, जो एक हेलीकॉप्टर के समान ऐसे उड़ता है और ऐसे उतर जाता है, लेकिन एक नियमित हवाई जहाज की तरह क्षैतिज रूप से यात्रा करता है। मेरे को समझ नहीं है क्षैतिज क्या होता है। ठीक है भैया, चल, ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन हमने किया नहीं था तो करना बनता है हमारा। तो दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बनाया गया रॉकेट विक्रम 1 ऑर्बिट में गया। तो बहुत, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत केवल दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना है जहां कई किसी प्राइवेट कंपनी ने भी अपना रॉकेट दोस्तों अंतरिक्ष में लगा दिया। तो बहुत बड़ी चीज है। कंपनी का नाम सबको पता है, स्काईरूट नाम की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। तो दो तीन चीजें जो पढ़नी है, तो भैया इंडियन स्पेस ऑफिशियल ने बधाइयां दी कि भैया स्काईरूट एरोस्पेस का जो रॉकेट है विक्रम 1, जो कि इंडिया का पहला पूरी तरह से एक इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट है, जो एक कमर्शियल सैटेलाइट बनी है दोस्तों, ग्रैंड सक्सेस हो गया है जब इन्होंने श्री हरिकोटा आइलैंड, बे ऑफ बंगाल से टेक ऑफ किया। हर तरह का सवाल बन सकता है इससे।
कौन सी कंपनी सर? स्काई रूट। रॉकेट का नाम सर विक्रम वन। कहां से गया सर? श्रीहरिकोटा आइलैंड। कहां पड़ता है ये? बे ऑफ बंगाल। किसी तरह का भी सवाल बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो भैया इंडिया, जैसे मैंने बोला आपको, तीसरा देश बन गया है। पहले अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पर चाइना है, और अब तीसरा देश बन गया है दुनिया में इंडिया, जिसने अपने प्राइवेट सेक्टर को भी इतना बड़ा कर दिया कि वो भी अपने दोस्तों रॉकेट छोड़ने लगे, वो भी अपने आप सैटेलाइट्स भेजने लगे हैं। तो अभी अभी ज्यादा कुछ नहीं करके ले जा सकते, कह रहे हम छोटी सैटेलाइट्स को लेके जा सकते हैं 350 kg तक की लो अर्थ ऑर्बिट में, और 260 किलो तक की सैटेलाइट को हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लेकर जा सकते हैं। लोअर ऑर्बिट पास होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट थोड़ा दूर होता है। जैसे नाम से क्लियर है, लो अर्थ धरती के पास, सन सिंक्रोनस सूरज के पास। तो इसके अंदर 4 स्टेज हो गए रॉकेट, 4 स्टेज का रॉकेट है, 3 स्टेज सॉलिड है, 1 लिक्विड है, ठीक है। 3D प्रिंटेड लिक्विड फ्यूल इंजन है। थोड़ा नई चीज ये है कि इसका जो इंजन है वो लिक्विड फ्यूल इंजन है और वो 3D प्रिंटेड है। फिर अपने आप गाइडेंस है, नेविगेशन है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, रामानुजन मिशन कंप्यूटर से चलता है इसका दोस्तों। सिस्टम की बात की जाए उसमें पावर किससे मिल रही है? रामानुजन मिशन कंप्यूटर से मिल रही है। इसके अंदर क्या क्या, अब रॉकेट खाली नहीं जाता ना, दिवाली का रॉकेट थोड़ी है, उसके अंदर सैटेलाइट्स रखी जाती है। मुद्दा सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने का नहीं था, मुद्दा था कि भारत की किसी प्राइवेट कंपनी ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। रॉकेट तो पहले लॉन्च कर चुके हैं, उसका नाम था विक्रम एस। गूगल करना, विक्रम एस, रॉकेट पहुंच गया था। इस बार सैटेलाइट्स रखी हैं, तो बड़ी बात वो है कि भैया लॉन्च हुआ, सैटेलाइट्स लेकर गया और ऑर्बिट में चला। तो क्या कुछ लेके गए थे ये अंदर? तो एक तो स्काई रूट वालों का ही अपनी था कुछ स्कोप, ये याद नहीं करना। फिर डी क्यूब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कुछ दृष्टि करके है। फिर ग्रह स्पेस करके कंपनी है, उन्होंने कुछ भेजा था। कॉस्मोसर वाली कंपनी है, उन्होंने कुछ भेजा था। तो ये सभी चीजें। फिर एक सिंबॉलिक रूप पर, सिंबॉलिक का हम बोले एक प्रतीकात्मक रूप पर, इन्होंने एक कॉस्मिक ब्लूम भेजा, एक फूल की तरह बना हुआ एक आर्ट वर्क, एक कोई शो पीस भेजा। गोल्ड के, सोने के माइक्रो रॉकेट भेजे, जिसके अंदर सीवी रमन साहब, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम की दोस्तों मूर्तियां बनी हुई थी। तो ये चीजें भेजी हैं। तो फिर इसमें से याद क्या कुछ करना है? स्काई रूट एरोस्पेस है कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है। विक्रम वन रॉकेट है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, बे ऑफ बंगाल से। लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता है 350 किलो, सेम सिंक्रोनस ऑर्बिट में लेकर जा सकता है 260 किलो। भारत, यूएस और चाइना के बाद तीसरा देश बन गया दोस्तों अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाला, प्राइवेट कंपनी के द्वारा। 3D प्रिंटेड इंजन है, रामानुजन मिशन कंप्यूटर से ये चलता है। तो ये चीजें ध्यान रखें। अब इसमें क्या कुछ लेके गए थे, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने दिए पैसे, भेज दिया। तो इन चीजों का हम बेसिक सा ध्यान रखें। बढ़िया लग रही हो क्लास? तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टअप म्यूजियम बन रहा है भैया बेंगलुरु के अंदर। ये भी नई चीज आई है भैया, स्टार्टअप म्यूजियम। आपको पता है इंडिया भी तीसरे नंबर पर आता है स्टार्टअप में। पहले पर चाइना यूएसए और तीसरे पर इंडिया, फिर पहले पर यूएसए चाइना, इनका आपस में चलता रहता है। तो हम स्टार्टअप म्यूजियम बना रहे हैं कि इंडिया का कैसी स्टार्टअप की जर्नी रही थी। इस वक्त देखो कितने स्टार्टअप है इंडिया में, बैंक बाजार, कैश फ्री, अरे बड़ी देखो ना, ओला, ओला इलेक्ट्रिक, ओयो, क्रेड, पेटीएम, फार्म इजी, स्विगी, डिलीवरी, फोन पे, शेयर चैट, इन्फो चैट, रेजर पे, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, नाइका, ड्रीम स्पोर्ट्स, फाइन लैब्स, एको, भारत पे, बिल्डेक्स, स्पिनी, स्नैपडील, मीशो, पर्पल, लेंसकार्ट, सभी के सभी इंडियन स्टार्टअप्स हैं। तो इनके ऊपर एक म्यूजियम बना रहे हैं। तो म्यूजियम ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, ये नाम रखा जा रहा है इसका। इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो क्या रखी है, मिस्ट। तो म्यूजियम ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, ये बेंगलुरु में दोस्तों बनाया जा रहा है, और ये लीगली रजिस्टर किया जाएगा एज द कर्नाटका टेक्नोलॉजी इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन। ये दो दो नाम रखने की क्या जरूरत पड़ती है इनको? एनीवे, तो म्यूजियम को कहा जाएगा क्या? म्यूजियम ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी। लेकिन लीगल नाम है, वो बात होगी। मेरा नाम है अक्षय कुमार, लेकिन मेरे पासपोर्ट पर मेरा नाम है राजीव भाटिया, वो वाली बात है। तो मेरा नाम क्या है? मिस्ट, म्यूजियम ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरा कागजों में नाम क्या है? कर्नाटका टेक्नोलॉजी इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन। तो प्रोजेक्ट को दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट कंपनी हेल्प करेगी हमको। तो कोई अनबॉक्सिंग बीएलआर फाउंडेशन नाम की कंपनी है वो, और साथ में कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर, तो कर्नाटक सरकार अनबॉक्सिंग बीएलआर यानी कि अनबॉक्सिंग बेंगलुरु फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको बना रही है। और सिर्फ बना नहीं रही, उसको मालिकाना हक भी दिया है अनबॉक्सिंग बीएलआर फाउंडेशन को कि तू रख थोड़ा सा, तू हिस्सा रख थोड़ा। ये देखिए,
तो म्यूजियम जैसे मैंने बताया तो 51% स्टेक जो होगा, थोड़ा सा नहीं ज्यादा, तो अनबॉक्सिंग बीएलआर फाउंडेशन को दोस्तों 51% हिस्सा दे दिया है और बाकी का 49% कर्नाटक सरकार ने रखा है। तो बेसिकली ऐसा कह लीजिए कि वो प्राइवेट के लिए, प्राइवेट का है। अगर कुछ डिसीजन लेना हुआ तो अनबॉक्सिंग बीएलआर फाउंडेशन लेगी म्यूजियम के लिए डिसीजन, क्योंकि वही बात है, खर्चा उनसे करवाएंगे ना ज्यादा। इसको बना कौन रहा है? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो डबलिन में एक कंपनी है हेनेगन पेंग आर्किटेक्ट्स कंसोर्टियम, इन्होंने बोली लगी थी प्रॉपर दोस्तों, टेंडर निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इस कंपनी ने दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट जीते मिस्ट को बनाने के। मिस्ट मैंने बताया म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, और इन्होंने पहले ये कोई दोस्तों बहुत ही बड़ा है, कोई ग्रैंड इजिप्ट का म्यूजियम ये बनाया हुआ था। तो ज्यादा फेमस यही हो रहा है कि जिन लोगों ने ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम बनाया था वो लोग अब स्टार्टअप म्यूजियम बना रहे हैं। इसमें यही बताया जाएगा कि कैसे इंडिया की स्टार्टअप जर्नी शुरू हुई, कैसे इंडिया यूनिकॉर्न बनाने लगा, कितने सारे स्टार्टअप हो गए हैं। इस वक्त रजिस्टर्ड की मैं बात करूं ना, 2.5 लाख, नॉट किडिंग, यूनिकॉर्न में 2.5 लाख स्टार्टअप्स हैं इस वक्त इंडिया में, सोचो। अरे बढ़िया लग रही हो क्लास से, एक बार लाइक वाला बटन तो दबा दो अगर बढ़िया लग रही है। देखो बड़ा जेन्युइन सी, मैं वो नहीं कहता देखो मेहनत, मेहनत तो है नो डाउट, ये फोटोज की इकट्ठी करना, इंपॉर्टेंट डेटा लेकर आना, टू द पॉइंट डेटा लेकर आना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आना इंपॉर्टेंट है। बट अगर बढ़िया लग रही है क्लास और समझ में आ रहा है तो लाइक हम क्यों ना करें, है ना। आई चलिए, बहुत बड़ा करंट अफेयर दोस्तों। वेस्ट इंडीज के बहुत ही बड़े दिग्गज बल्लेबाज, ऐसा मान लीजिए कि इंडिया की तरफ से कपिल देव जैसे, इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर जैसे इतने बड़े लेजेंड हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के, सर गारफील्ड सोबर्स, सर गैरी सोबर्स, तो इनका देहांत हो गया दोस्तों, वेस्ट इंडीज के थे। नेक्स्ट फिर वुमेन और बड़ा बढ़िया चीज लगती है मेरे को हॉकी वर्ल्ड कप की, इस साल 16वां लड़कों और लड़कियों का हॉकी वर्ल्ड कप है। इस साल 16th एडिशन लड़कों का, 16th एडिशन लड़कियों का हॉकी वर्ल्ड कप है, और दोनों वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हो रहे हैं। कोई टेंशन ही नहीं है कि भैया इसका अलग याद करो, नहीं, दोनों का 16th एडिशन और दोनों बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हो रहे हैं। तो लड़कियों की टीम को कौन लेकर जा रही है दोस्तों? सलीमा टेटे हैं, कप्तानी कर रही हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, झारखंड से बिलोंग करती हैं सलीमा। लड़कों के कप्तान की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह है, पंजाब से बिलोंग करते हैं हरमनप्रीत। अब इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, थोड़ी सी टफ लगेंगी आपको बट पढ़ना पड़ेगा। तो पहले लड़कों से शुरू करते हैं। 16वां एडिशन है दोस्तों लड़कों का, कहां हो रहे हैं ये? वैसे मैंने बोला बेल्जियम और नीदरलैंड, वेवर बेल्जियम और एम्स्टलवीन नीदरलैंड्स नाम की जगह है यहां पर। पहली बार ये 1971 में खेला गया था स्पेन में, पाकिस्तान जीता था। ओ 71 वाला वॉर हम जीत गए थे तो हमने बोला कि चल तू वर्ल्ड कप तू रख लियो। सबसे ज्यादा खिताबों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 4 है, सबसे ज्यादा 4 है, सोचिए। पिछला एडिशन 2023 में भारत में हुआ था, जर्मनी ने जीता, और भारत ने आज तक केवल एक बार जीता हुआ है इसे, 1975 में मलेशिया। लड़कियों की बात की जाए फिर से सेम 16वां एडिशन, वेवर बेल्जियम एम्स्टलवीन, इनका पहला खिताब 1974 फ्रांस में हुआ था जो नीदरलैंड्स जीता, और सबसे ज्यादा बार नीदरलैंड्स ही जीता है, 9 बार। सोचिए 15 बार हो चुका है, 16वीं बार इस बार हो रहा है। 15 में से 9 टाइम्स नीदरलैंड्स जीता है, क्या ही डोमिनेशन। पिछला एडिशन 2022 में स्पेन और नीदरलैंड्स में हुआ था, और उसे भी नीदरलैंड्स ही जीता था, और इंडिया ने आज तक कुछ नहीं जीता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन होगी आज की, तो एनीवे ध्यान रखेंगे। लो ये थी आज की क्लास। तो आज कुछ ज्यादा बड़े करंट अफेयर थे नहीं, लेकिन वही मैंने बोला जैसे ये बहुत बड़ा करंट अफेयर है, इसको प्लीज आप रीडिंग रखेंगे, बाकी इनको अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि कल की जब हम क्लास की स्टार्टिंग करेंगे पहले हम इसी के ऊपर बेस्ड करेंगे एमसीक्यू, फिर करेंगे कल के करंट अफेयर थ्योरी वाले, और फिर हम करेंगे दोस्तों मजे मजे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।